प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक नॉर्वे दौरे पर ओस्लो पहुंचे हैं, जहां पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गायर स्टोर ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। करीब 43 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नॉर्वे यात्रा है, जिसे भारत नॉर्वे संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नॉर्वे स्थित एक होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय प्रवासी समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जो भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है। विभिन्न भारतीय राज्यों के युवाओं ने पारंपरिक परिधानों में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर स्वागत के लिए आभार जताते हुए कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की मित्रता को नई ऊर्जा देगी। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी नॉर्वे के किंग हैराल्ड पंचम और क्वीन सोनिया से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, निवेश, डिजिटलाइजेशन और तकनीकी सहयोग पर चर्चा करेंगे। भारत नॉर्वे व्यापार 2.73 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि नॉर्वे का भारतीय बाजार में बड़ा निवेश है। पीएम मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे, जहां ग्रीन एनर्जी, रक्षा और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ईरान को लेकर अमेरिका का रुख और सख्त हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तेहरान ने बेहतर डील नहीं दी तो उस पर पहले से भी ज्यादा जोरदार हमला किया जाएगा। हालांकि ट्रंप जब ये धमकी दे रहे थे, तभी खबर आई कि यूएई के न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन हमला हो गया है। वहीं सऊदी ने भी 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ट्रंप ने साथ ही कहा है कि घड़ी तेजी से चल रही है और ईरान को तुरंत फैसला लेना होगा। ट्रंप ने कहा कि हम समझौता करना चाहते हैं, लेकिन ईरान बात नहीं कर रहा। उन्हें बेहतर डील देनी होगी, नहीं तो उन पर बुरी तरह हमला होगा और वे ऐसा नहीं चाहते। ट्रंप ने आगे सख्त लहजे में कहा, घड़ी चल रही है, उन्हें बहुत जल्द कदम उठाना होगा, नहीं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन एक तरफ युद्ध खत्म करने के लिए डील चाहता है, लेकिन ईरान की ओर से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई ठोस रियायत नहीं मिलने के कारण सैन्य विकल्प फिर सामने आ गया है। और अब खबर जयपुर से, जहां पर विधानसभा में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के संबोधन के दौरान उस समय रोचक माहौल बन गया, जब उन्होंने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री के रूप में टीकाराम पालीवाल का उल्लेख किया। इसी बीच विधायक यूनुस खान ने हल्के अंदाज में कहा कि अगले मुख्यमंत्री भी टीकाराम होंगे। इस पर राज्यपाल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इनके आगे तो बहुत नंबर है, लगता नहीं इनका नंबर आएगा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी हास्यास्पद टिप्पणी की गई। राज्यपाल की इस प्रतिक्रिया पर सदन में जोरदार ठहाके गूंज उठे और माहौल खुशनुमा हो गया। वोटर चिट्ठी लेकर आएगा नाम की, और ऐसा देखते 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 उसको जिसका चिन्ह लगेगा उसको डाल देता। वहां नहीं था वोटिंग, स्वातंत्र उसके पहले वोटिंग था, मुझे बैलेट पेपर था, लेकिन बाद में नहीं किया, 52 में नहीं किया। और 52 में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री टीकाराम। मुझे लगता था कि भाई टीकाराम नाम सुनने के बाद ये तो नहीं, लेकिन इसका उम्र तो कम है, आप भी बोलो युवा है। अभी टीकाराम भी यहाँ मुख्यमंत्री होके गए, बाद में हो गए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और होने वाले थे तो उसके आगे तो बोर्ड नंबर है, उनका नंबर कब आएगा? होने वाले होते भी लगता नहीं, और प्रतिपक्ष का भी भरोसा नहीं रहता। हमारे महाराष्ट्र में मैं जब अध्यक्ष था, महाराष्ट्र में 2 प्रतिपक्ष के नेता इस्तीफा दे के मंत्री बन गए, सत्ताधारी पक्ष में जाकर 2। मैं यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ, टीकाराम जी का नहीं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का बता रहा हूँ। लेकिन वो मुख्यमंत्री के मन में होना चाहिए, जो होता हो।
वहीं जयपुर से खबर है, जहां रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2026 की संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की है। भर्ती टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और ग्रेड 3 पदों पर होगी। कुल 6,565 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से होगी शुरू। अभ्यर्थी 27 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 323 पद निर्धारित। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 6,242 पद घोषित। भर्ती प्रक्रिया देश भर के विभिन्न आरआरबीज के माध्यम से होगी। विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। वहीं भीलवाड़ा में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने रविवार देर शाम बैठक की और इसमें एक दिन की हड़ताल का फैसला लिया गया। मामला रसद विभाग की कार्रवाई पर सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। हाल के दिनों में उपभोक्ता विभाग ने पेट्रोल पंपों के औचक निरीक्षण किए। जांच दल ने क्षेत्र के कई पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया। नियमों के उल्लंघन पर कई पंपों पर जुर्माना भी लगाया गया और इसी दौरान श्री श्याम इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल नोजल से प्रति 5 लीटर पेट्रोल में 30 मिलीलीटर कम पेट्रोल दिया जाना पाया गया था। इसी कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए एक फेसबुक यूजर ने पेट्रोल पंप संचालकों को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी और रसद विभाग की कार्रवाई का जिक्र करते हुए पंप संचालकों के लिए सजा की भी मांग की गई थी। इस टिप्पणी से अब पंप संचालक नाराज हो गए हैं। संचालकों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं रसद विभाग की जांच से भी पंप संचालक नाराज हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव अशोक मुंद्रा का कहना है कि जिले के कुछ पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण किया गया था। इसमें जानबूझकर निरीक्षण प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया और पेट्रोल को कम बताया गया। वहीं जोधपुर के बहुचर्चित कांकाड़ी काला हिरण शिकार हमले मामले में सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर हलचल देखने को मिली। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान समेत अन्य फिल्मी सितारों से जुड़े इस चर्चित केस की सुनवाई न्यायाधीश रेखा बोराणा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान सलमान खान और अन्य कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत से अतिरिक्त समय मांगा है। बचाव पक्ष का कहना है कि मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज, तथ्य और तमाम डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन किया जाना बाकी है, इसलिए उन्हें तैयारी के लिए समय दिया जाए। राज्य सरकार की अपील और सलमान खान की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई होनी थी। अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की है। आपको बता दें, साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के काकाड़ी गांव में काला हिरण शिकार का मामला सामने आया था और इस मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा हुई थी। जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर चंदबाजी थाना पुलिस ने आईपीएल सट्टे का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने कारीगरों के मोहल्ले अचरोल में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले आरोपी विष्णु शर्मा को गिरफ्तार किया। कार्रवाई कांस्टेबल रोहिताश पराला की सूचना पर की गई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1,90,000 रुपए, नगद, मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश में मोकमपुरा थाना पुलिस ने बिचून क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की नकदी और आभूषण चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में पीड़ित के ही पुत्र हितेश को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने घर से ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद किए हैं, जो एफआईआर में दर्ज चोरी के माल से भी अधिक हैं। साथ ही वारदात में प्रयुक्त कार और अलमारी तोड़ने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई मोकमपुरा थानाधिकारी सुरेश कुमार के नेतृत्व में अंजाम दी गई है। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 किलो 800 ग्राम डोडापोस्ट बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसपी हरिशंकर के निर्देशन में एसआई मिठालाल मीणा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में आरोपी दिनेश कुमार निवासी आईएसटीआर को पकड़ा गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने खेत में बने कमरे में डोडापोस्ट छिपा रखा था। घड़साना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच रावला थाना प्रभारी बलवंत राम को सौंपी।
फिलहाल रावला पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लंबे समय बाद खरसाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। कोटा के जेके लोन चिकित्सालय में प्रसूताओं की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कोली समाज की 2 महिलाएं प्रिया महावर और पिंकी महावर की मौत के बाद टोंक जिला मुख्यालय पर समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की घोर लापरवाही के कारण दोनों महिलाओं की जान गई। समाज ने दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है। निश्चित रूप से वो ऐसे गरीब परिवार से हैं जिनके कमा कर देने वाला कोई नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं। अब एक ये समस्या आ गई है कि उन नवजात शिशुओं को पालन पोषण कौन करेगा, उनकी परवरिश कौन करेगा। तो हमने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री की डबल सरकार को हमने ये मांग की है कि हमारी उन बेटियों को न्याय मिले और उस न्याय के रूप में 50 लाख का उसको आर्थिक जुर्माना मिले और उनको मुआवजा मिले और उसके साथ साथ परिवार के किसी एक सदस्य को एक सामान्य नौकरी भी अगर उनको मिल जाती है तो निश्चित रूप से उस परिवार का भला हो जाएगा। ये हमने मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन में सरकार से ये। सिरोही में मंडार थाना क्षेत्र के वरमाड़ गांव में महिला अलका देवी और उसके 4 वर्षीय पुत्र के कुएं में गिरने की घटना से करीब 16 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों के शव बाहर निकाले गए। शवों को रेवदर के राजकीय अस्पताल लाया गया। मामले में पीड़ित पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मारोल निवासी विनोद कुमार ने मंडार थाने में रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन को पति, सास और नंदें दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट करती थीं। परिजनों का कहना है कि घटना से पहले अलका ने फोन पर जान का खतरा और मारपीट की बात कही थी। पियर पक्ष ने आरोप लगाया है कि दोनों को कुएं में फेंका गया, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू में नीट पेपर लीक मामले को लेकर डीवाईएफआई ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने आरोप लगाया कि पेपर लीक से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों को कड़ी सजा देने और एनटीए को भंग कर परीक्षा प्रणाली में सुधार लागू करने की मांग की है। सरकार बार बार ये कह रही है कि हम डबल इंजन की सरकार है, हमारे यहाँ पे धांधली नहीं होती है, लेकिन हम देख रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य के अंदर बीजेपी सरकार के आने के बाद लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हाल ही में जो नीट भर्ती का जो पेपर लीक हुआ है, उसके अंदर जो भी जिम्मेदार है उनको गिरफ्तार करो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। टोंक में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा 20 मई को आयोजित होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा 2026 को लेकर जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टोंक जिले में कुल 16,646 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनके लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 6 राजकीय और 17 निजी विद्यालय शामिल हैं। परीक्षा 2 पारियों में होगी। प्रथम पारी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पारी दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक। प्रवेश पत्र 15 मई से विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा और मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि अनुचित सामग्री पाए जाने पर सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 20 मई को प्री डीएलएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें अपने टोंक जिले में 23 सेंटर निर्धारित किए गए हैं। 23 सेंटर पर दोनों पारी में परीक्षा होगी। प्रथम पारी जो है वो प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। दूसरी पारी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक रहने वाली है। प्रत्येक पारी में कुल मिलाकर 8,323 बच्चे अलग अलग पारियों में कुल 16,646 बच्चे इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। इसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, विक्षक पाबंदी, CS, SCS की नियुक्ति, सारा काम किया जा रहा है। लगभग 806 विक्षक जो है परीक्षा को संपादन करने में ड्यूटी देने वाले हैं। झुंझुनू में सूरजगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में दिन दहाड़े दबंगाई और लूटपाट का मामला सामने आया है।
उधार में सामान देने से मना करने पर कुछ युवकों ने एक दुकान में घुसकर व्यापारी हिमांशु जाट के साथ मारपीट की और गले से करीब 20,000 रुपए नगद और सोने की चेन लूट ली। आरोप है कि हमलावरों ने व्यापारी को गाड़ी से कुचलने की धमकी भी दी है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने सूरजगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मेरा भतीजा दुकान पे अकेला था। ये विकास कुमार और जित्तू सामान लेने के लिए आए थे उधार में। इनके पीछे का पैसा बकाया था। मेरे भतीजे ने मना कर दिया कि मैं उधार में कोई सामान नहीं दूंगा, आपके पीछे के पैसे बकाया। इन्होंने फोन करके 5-7 जने और बुलाए और उसके साथ झगड़ा किया, मारपीट की। गले में पैसे रखे थे 20,000 रुपये, वो निकाल ले गए। एक उसके गले में सोने की चैन थी, वो तोड़ के ले गए। जाते धमकी दे के गए कि गाड़ी के नीचे दे के मारेंगे, जिसको भी कहना उसको कह देना। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के मोतली मोड़ के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बद्री डामोर सोमवार सुबह करीब 6 बजे काम पर जा रहा था और तभी श्रीनाथ कॉलोनी के पास यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को 108 एम्बुलेंस से डूंगरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है और परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोमेश्वर दामोर 29 वर्ष निवासी मोतली अपने घर से पैदल श्रीनाथ कॉलोनी पालवाड़ा में कार्य हेतु जाने निकला था। से एक वाहन स्कॉर्पियो ने अपने वाहन तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाकर और इसके भाई बद्री को पीछे से टक्कर मार दी। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पातेला मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान पर काम करते समय एक मजदूर की गिरकर मौत हो गई। मजदूर के जब यह हादसा हुआ उस दौरान मजदूर रेती से भरे तसले ऊपर चढ़ाकर खाली करते समय गौतम रोध का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा, जिससे उसके सर में गंभीर चोट आई। साथ ही मजदूर उसे तुरंत डूंगरपुर जनरल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिता रूपारोध निवासी सदगम गुप्ता मालिकवाला ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसका भाई गौतम रोध पिता रूपाती रोध, इसका मजदूरी करते समय पैर फिसलने से मृत्यु हो गई है, जिसको लाश को मोर्चरी में रखवाया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दिहाड़ी मजदूरी का कार्य कर रहा था इनका भाई गौतम रोध और रेती का कट्टा लेके खाली करके नीचे की तरफ आ रहा था। वहीं कोरिया से खबर है, पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने रविवार को बैकुंठपुर के जमगहना पेट्रोल पंप में जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई ने आम जनता की जीवन शैली को प्रभावित किया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी का असर खाद्य सामग्री, परिवहन और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कीमतों में कमी नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की सुविधा है, ये सुविधा अनवरत बनी रहे। आज ये स्थिति है कि हमारे किसानों को डीजल नहीं मिल पा रहा है, वो अपनी खेत की जोताई नहीं कर पा रहे हैं। आज बहुत सारे राहगीर अपने अपने वाहन को जहां तहां खड़ा करके पेट्रोल डीजल के लिए भटक रहे हैं। आज जब से मोदी की यह सरकार है, लगातार